हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर से एडिटोरिया करंट अफेयर का आर्थिक घटनाक्रम का एक पार्ट लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें अभी हमारे देश में हो रही जितनी भी प्रकार के आर्थिक गतिविधियां चल रही है, जो कि सितंबर 2020 से लेकर के सितंबर 2019 तक जो भी घटनाक्रम है आर्थिक दृष्टि से सबको डिनोट किया गया है, सबको एक एक पॉइंट करके बताया गया है। कृपया करके इसे बार बार देखें। आप निश्चित ही बीपीएससी और दरोगा परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे तथा अन्य परीक्षाओं में भी आप बाजी मारेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर, जो कि एडिटोरिया क्वेश्चन से लिया गया है। चलिए, आर्थिक घटनाक्रम हम पढ़ेंगे वर्ष 2019-20 के प्रमुख घटना सितंबर 2020 से सितंबर 2019 तक। चलिए, इसमें कह रहा है कि 23 सितंबर 2020 को जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.9% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020 के दौरान 5.9% का गिरावट आया है। तो 23 दिसंबर 2020 को जारी संयुक्त राष्ट्र की, कौन सा इसे जारी करता है? तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 23 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 5.9% की गिरावट का अनुमान लगाया गया। 5.9% की कितने प्रतिशत गिरावट के अनुमान लगाया गया? तो 5.9% की। इसके बाद हम देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ, इसके बाद हम देखेंगे एडीबी यानी इसको बोलते हैं एशियाई विकास बैंक। एडीबी ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी -9% रहने का अनुमान लगाया, जबकि एडीबी द्वारा एशिया के विकास के लिए जीडीपी की वृद्धि दर 0.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसको देखेंगे, जो एडीबी एशियाई विकास बैंक है, वह क्या किया है कि 2020-21 में भारत की जीडीपी का अनुमान कितना लगाया है? भारत की जीडीपी का -9% अनुमान लगाया एशियाई विकास बैंक। किसने? तो एशियाई विकास बैंक -9% भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया। किस सन में? तो 2021 में। इसके बाद एक और है, एडीबी द्वारा एशिया के विकास के लिए, एडीबी जो है एशियाई विकास डेवलपमेंट बैंक है, एशिया के विकास के लिए जीडीपी की वृद्धि दर 0.7% रहने का अनुमान लगाया। यानी टोटल जितना एशिया है, एशिया महादेश जितना है, उसकी जीडीपी के वृद्धि दर के अनुमान लगाया 0.7%। टोटल विकास दर, एशिया के विकास के लिए जीडीपी का वृद्धि दर 0.7% तथा भारत की जीडीपी का अनुमान 2020-21 में -9%। इसके बाद हम देखेंगे मूडीज रेटिंग एजेंसी ने भारत की जीडीपी, मूडीज रेटिंग एजेंसी ने भारत की जीडीपी -11.5 रहने का अनुमान लगाया है। कौन सा? -11.5 का अनुमान किसने लगाया? तो मूडीज रेटिंग एजेंसी ने लगाया है। इसके बाद हम देखेंगे, मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहली तिमाही में एसएनओ द्वारा भारत की जीडीपी में वृद्धि दर -23.9% दर्ज की गई है। 40 साल में यह भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी गिरावट है। कितने साल? चलिए, मौजूदा वित्तीय वर्ष अभी जो चल रहा है 20-21 की पहली तिमाही में एसएनओ के द्वारा भारत की जीडीपी की वृद्धि दर -23.9 दर्ज की गई है। -23.9% दर्ज की गई है। भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई है? तो पहली तिमाही में 2020-21 के पहली तिमाही में -23.9 दर्ज की गई है तथा 40 साल में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गिरावट अब की देखी गई है। इसके बाद हम देखेंगे, रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत 74% एफडीआई को मंजूरी दी है। इससे पहले 49% का था। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 74% एफडीआई की मंजूरी दे दी है। इसके पहले 49% था। चलिए,
यानी हमारे देश में जितने भी विदेशी निवेशक हैं तो रक्षा क्षेत्र यानी अपने रक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें खरीदते हैं उनके लिए क्या किया गया है, तो भारत सरकार ने क्या किया है, तो स्वचालित मार्ग के तहत 74% FDI को मंजूरी दे दी है और इससे पहले 49% था। इसके बाद हम देखेंगे सितंबर के बाद हम देखेंगे अक्टूबर, अगस्त। हाँ, सितंबर के नीचे आता है अगस्त में हम देखें, अगस्त 2020 में हम देखेंगे क्या क्या घटनाएं हुई। तो 500 करोड़ रुपए से ऊपर के टर्नओवर वाले व्यवसाय को ई चालान जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगस्त की घटना है, इसमें बताया गया 500 करोड़ रुपए के ऊपर के टर्नओवर वाले व्यवसाय जिनके पास भी है उनको ई चालान जमा करना होगा। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए कि केबी कामत की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया है। किसकी अध्यक्षता में, तो केबी कामत की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया है। कौन सा, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने केबी कामत की अध्यक्षता में विशेष समिति का गठन किया गया है। किस लिए, तो कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए। इसके बाद देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सोने के मूल्य का 90% तक कर्ज देने की अनुमति दी है। रिजर्व बैंक ने यानी RBI ने बैंकों को सोने के मूल्य का 90% तक, यानी जितना सोना हम मान लीजिए हम ले जाके जमा करते हैं तो उसका मूल्य जितना है उसका 90% तक कर्ज हमें मिल सकता है। यह RBI का निर्देश है। सोना का जितना मूल्य है उसका 90% आपको ऋण मिल सकता है। चलिए, बहुत अच्छी चीज़ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दूसरे द्वितिमाही मौद्रिक नीति में RBI ने अपने दूसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति में 4% रेपो दर तय किया है। 4% रेपो दर की तय किया है। रिवर्स रेपो दर 3.35% रखा गया है। रिवर्स रेपो दर 3.35% रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने, कौन से बैंक ने, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने द्विमासिक मौद्रिक नीति में 4% रेपो दर तय किया है। इस रेपो दर पर 3.35 रखा है। क्या, इस रिवर्स रेपो दर 3.35 रखा है। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय निर्यात आयात बैंक ने मोजाम्बिक को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण दिया है। आयात निर्यात बैंक ने, कौन से बैंक ने मोजाम्बिक को दिया है, तो आयात निर्यात बैंक ने किस देश को दिया है, तो मोजाम्बिक को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है। भारत के आयात निर्यात बैंक, कौन सा बैंक दिया है, तो यहाँ पे पूछ सकता है। तो आयात निर्यात बैंक ने दिया है किसको, तो मोजाम्बिक को दिया है 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इसके बाद हम देखेंगे इसका फिनो पेमेंट्स बैंक के आधार पर आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता की शुरुआत की गई है। फिनो पेमेंट्स बैंक के आधार पर डिजिटल बैंक खाता जन बचत खाता की शुरुआत की गई है। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी HAL में 15% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में HAL में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 15% की हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है। इसके बाद हम देखेंगे भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र केरल में स्थापित किया गया। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया, तो केरल में स्थापित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे जुलाई 2020 की प्रमुख घटना। भारत में MSME यानी सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग, भारत में MSME सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने हेतु विश्व बैंक ने $750 मिलियन का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। कितना, तो $750 मिलियन की ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। किसमें, कौन, तो भारत सरकार ने MSME के लिए $750 मिलियन की ऋण। इसके बाद हम देखेंगे कोविड-19 आपातकाल के दौरान दी जाने वाली यह तीसरी राशि है जो कि विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है। इसमें कोविड-19 के आपातकाल में दी जाने वाली यह तीसरी राशि है जो कि विश्व बैंक द्वारा दी गई है, यानी
जो कि विश्व वर्ल्ड बैंक के द्वारा दी हुई है, तो $750 मिलियन। MSME के लिए $750 मिलियन वर्ल्ड बैंक के लिए दी गई है। इसके बाद देखेंगे गूगल की एक कंपनी अल्फ़ाबेट के CEO सुंदर पिचई ने $10 बिलियन के इंडिया डिजिटाइजेशन फंड की घोषणा की है। गूगल अगले 5 से 7 वर्षों में भारत में 75,000 करोड़ का निवेश करेगा। चलिए, बहुत अच्छी पहल है गूगल की। तो गूगल एक कंपनी है जो गूगल की एक कंपनी अल्फ़ाबेट के CEO सुंदर पिचई, गूगल की एक कंपनी अल्फ़ाबेट के CEO गूगल की एक कंपनी अल्फ़ाबेट के CEO सुंदर पिचई ने $10 बिलियन के इंडिया डिजिटाइजेशन फंड की घोषणा की। यानी इंडिया को डिजिटल बनाने के लिए गूगल के CEO सुंदर पिचई ने $10 डिजिटल की ऋण की घोषणा की है। गूगल अपने 5 से 7 वर्षों में भारत में 75,000 करोड़ का निवेश करेगा। भारत में 75,000 करोड़ का निवेश करेगा। कौन सा? तो गूगल। इसके बाद देखेंगे विश्व बैंक ने गंगा कायाकल्प जो नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत जारी की गई परियोजना है। गंगा कायाकल्प विश्व बैंक ने गंगा कायाकल्प जो कि नमामि गंगे के तहत जारी की गई परियोजना है, और इसके लिए $400 मिलियन की राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा? तो वर्ल्ड बैंक के। तो वर्ल्ड बैंक ने नमामि गंगे परियोजना के लिए $400 मिलियन की राशि प्रदान करेगा। किस परियोजना के लिए? तो नमामि गंगे के लिए। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही, 2020-21 के पहली तिमाही जो कि अप्रैल 20 से जून 20 के बीच होती है। वित्तीय 20-21 की पहली तिमाही अप्रैल से जून के बीच होती है के दौरान देश में जल जीवन मिशन के तहत 19 लाख घरों को पेयजल के लिए कनेक्शन प्रदान किया गया। 19 लाख घरों को पेयजल के लिए कनेक्शन दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 2020-21 के लिए जल जीवन मिशन के तहत 8,050 करोड़ का रुपये का आवंटन 8,050 करोड़ रुपये का आवंटन किए गए हैं। शुरुआत इसका 2009 में हुआ, 2019 में हुआ था, और इसका लक्ष्य है 2024 तक। चलिए, इसको फिर से देखेंगे। 2020-21 की तिमाही में यानी देश भर में जल जीवन मिशन के तहत 19 लाख घरों को पेयजल कनेक्शन दिया गया है। कितने घर को पेयजल कनेक्शन? तो 19 लाख घर को पेयजल कनेक्शन और 20-21 में जल जीवन मिशन के तहत 8,050 करोड़ रुपये का कितना दिया गया, आवंटित किया गया? तो 8,050 करोड़ रुपये आवंटित किया गया तथा इसका शुरुआत किया गया यानी पेयजल कनेक्शन का शुरुआत 2019 में किया गया और इसका 2024 तक हर घर में नल का जल होगा। चलिए, इसके बाद जुलाई के बाद हम आएंगे जून में कह रहा है कि 2020-21 में भारत सरकार ने मनरेगा के तहत 2020-21 में मनरेगा के तहत 1,01,500 करोड़ रुपया 1,01,500 करोड़ रुपया आवंटित किए मनरेगा के लिए। 2020-21 में मनरेगा के लिए कितना आवंटित हुआ है? तो 1,01,500 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। यह मनरेगा के तहत सबसे ऊंचे धन आवंटन है। सरकार इस योजना के तहत मजदूरी दर 182 रुपये से बढ़ा करके 202 रुपये कर दी है, प्रतिदिन की कर दी है। चलिए, मनरेगा के कितना रुपया मिला है? तो मनरेगा को 1,01,500 करोड़ रुपया मिला गया है, जो कि सबसे ऊंचा धन आवंटन है दिया गया है। और भारत सरकार के इस योजना के तहत मजदूरी दर 182 से बढ़ा करके 202 कर दी गई है। मजदूरी पहले 182 रुपया पर डे के हिसाब से मिलता था, अब 202 रुपया मिलेगा। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे इसको थोड़ा और इसके बाद देखेंगे वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में 5.2 तक संकुचित होने का अनुमान है। 5.2 तक संकुचित होने का अनुमान है, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2020-21 तक 3.2 तक संकुचित हो सकती है। इसको फिर से समझेंगे। वर्ल्ड बैंक ने वैश्विक रिपोर्ट जारी किया है। इसके अनुसार वर्ल्ड बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी किया है। इसके तहत वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में 5.2% तक तंग होने का अनुमान है। 2020 में 5.2 तक
संकुचित यानी तंग होने का अनुमान है, जबकि अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2020-21 तक 3.2 तक संकुचित हो सकती है। यानी 2020 तक 5.2 तक तंग हो सकता है तथा 2021 तक 3.2% तक तंग हो सकता है विश्व बैंक के मुताबिक। इसके बाद देखेंगे जून के प्रथम सप्ताह के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जून के प्रथम सप्ताह के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 501.70 अरब डॉलर पहुंच गया है। पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर के पास पहुंच गया है। विश्व में विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान 5वां तथा प्रथम स्थान चीन है। विदेशी मुद्रा भंडारण में भारत का स्थान कितना नंबर पर है विश्व में? तो 5वां नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन सा आता है? तो चीन आता है। इसके बाद हम देखेंगे जून के प्रथम सप्ताह की बात हो रही है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 501.7 अरब डॉलर पहुंच गया, 501.70 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर पहुंच गया है। और विश्व में भारत का 5वां स्थान है विदेशी मुद्रा भंडारित करने के संबंध में, और चीन का पहला है। इसके बाद हम देखेंगे आरबीआई के अनुसार कोविड-19 के कारण भारत 5वीं बार मंदी का सामना कर रहा है। कोविड-19 के कारण 5वीं बार भारत मंदी का सामना कर रहा है। इस साल आर्थिक गतिविधियां आय, बिक्री, रोजगार आदि में गिरावट के रूप में देखा जा सकता है। आज़ादी के बाद भारत ने ऐसी 4 मंदियों का सामना किया। आज़ादी के बाद 4 मंदी का सामना किया। सबसे पहले 1958 की मंदी देखा भारत, उसके बाद 66 की मंदी देखा, 73 की मंदी देखा और 80 58 66 63 80 चलिए 58 66 73 80 5वीं बार मंदी का सामना करना पड़ा है। आरबीआई के अनुसार कोविड के कारण सामना करना पड़ा है और आर्थिक गतिविधियां आय, बेरोजगार में आदि में गिरावट के रूप में देखा जा रहा है। आज़ादी के बाद भारत ने 4 बार मंदियों का सामना किया, 1958 में, 1966 में, 1973 में, 1990 में। इसके बाद हम देखेंगे हाँ, इसके बाद देखेंगे यूएनसीटीएडी द्वारा जारी निवेश के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 51 बिलियन डॉलर रहा। विश्व में एफडीआई का 9वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा। विश्व में एफडीआई प्राप्तकर्ता में भारत 9वां नंबर पर रहा था ये, और एफडीआई प्राप्तकर्ता में 9वां नंबर पर रहा और 51 बिलियन डॉलर रहा है क्या? तो 51 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 51 बिलियन डॉलर रहा। किसके अनुसार? यूएनसीटीएडी के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 की बात कर रहे हैं। 2019 में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 51 बिलियन डॉलर रहा, जबकि भारत में एफडीआई में भारत का स्थान 9वां प्राप्तकर्ता देश रहा है। मई का क्वेश्चन हम देखेंगे। मई में देखेंगे 5 मई 2020 को भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी केंद्र सीएमईआई ने बेरोजगारी आंकड़े जारी किए हैं। बेरोजगारी आंकड़ा कौन जारी करता है? तो सीएमई जारी करता है। इसके अनुसार लॉकडाउन के कारण भारत में वर्तमान में बेरोजगारी दर 27.1% हो गई है। बेरोजगारी दर 27.1% हो गई है। भारत में इस समय 121.5 मिलियन लोग बेरोजगार है। भारत में इस समय कितने लोग बेरोजगार हैं? तो 121.5 मिलियन लोग अभी भारत में बेरोजगार है। और भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र सीएमईआई ने बेरोजगारी आंकड़ा जारी किया है। कौन सा कंपनी ने जारी किया है? भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र यानी सीएमईआई ने बेरोजगारी आंकड़ा जारी किया है। इस आंकड़े के अनुसार लॉकडाउन के कारण भारत में 27.1% लोग बेरोजगार हो गए हैं और इस समय भारत में 121.5 मिलियन लोग बेरोजगार हैं। टोटल 121.5 मिलियन लोग बेरोजगार हैं। इसके बाद हम देखेंगे 12 मई को प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की।
कब? तो 12 मई को प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की, जिसके तहत 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई है। आत्मनिर्भर भारत में 20 लाख करोड़ के पैकेज 20 लाख करोड़ के पैकेज की गई है। इस योजना में किसान, मजदूर, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत अभियान में 20 लाख करोड़ के पैकेज दी गई है। इसमें किसान, मजदूर, उद्योगों और सूक्ष्म, लघु माध्यम के विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे महाराष्ट्र में राजमार्गों के निर्माण हेतु भारत सरकार ने एडीबी के साथ 177 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। तो महाराष्ट्र में नए राजमार्गों के निर्माण के लिए नए राजमार्गों के निर्माण हेतु भारत सरकार ने एडीबी के साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 177 मिलियन डॉलर का समझौता किया है। एडीबी के साथ कितना? 177 मिलियन डॉलर का समझौता किया है महाराष्ट्र में राजमार्ग के निर्माण में। चलिए इसके बाद हम अप्रैल 2020 में देखेंगे। चलिए म्यूचुअल फंड के लिए विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत आरबीआई ने 50,000 करोड़ की राशि प्रदान की है। तो किस फंड के लिए? तो म्यूचुअल फंड के लिए विशेष नकदी सुविधा योजना। म्यूचुअल फंड के लिए विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत आरबीआई ने 50,000 करोड़ की राशि प्रदान करने की घोषणा की है। कितनी राशि? तो 50,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की है विशेष नकदी सुविधा योजना के तहत। आरबीआई का योजना है म्यूचुअल फंड वाला। चलिए इसके बाद हम देखेंगे भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं को शुरुआत की है। कौन से बैंक? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। इसके तहत ग्राहकों को उनके बचत खाते की राशि, लेन देन, क्रेडिट कार्ड की सीमा आदि की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वायरल बैंकिंग सेवा भी शुरू की है। चलिए बहुत अच्छी है पहल। इसका मतलब इसके ग्राहकों को उनके बचत खाते की सारी जानकारी उनके व्हाट्सएप पे दे दी जा रही है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, और कई जानकारी उपलब्ध व्हाट्सएप पे दे दी जा, और लेन देन और क्रेडिट कार्ड की सीमा आदि की सारी जानकारियाँ उपलब्ध उनके व्हाट्सएप पर हो रही तथा आईसीआईसीआई बैंक ने अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग की शुरुआत की है। इसके बाद हम देखेंगे केंद्र सरकार ने अगले 6 महीनों के लिए यानी 21 अक्टूबर तक बैंकिंग सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया। बैंकिंग सेवा को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया। इस दौरान कोई भी बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। चलिए 6 महीना के लिए बैंकिंग सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया गया ताकि कोई भी बैंक के कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल नहीं कर सके। 6 महीना के लिए नो हड़ताल बंद कर दिया गया है, सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित कर दिया है। इसमें किसी प्रकार का हड़ताल नहीं होगा क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए। इसके बाद देखते हैं एडीबी ने भारत को आपातकालीन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 16,700 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। भारत को आपातकालीन ज़रूरत पूरा करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 16,700 करोड़ रुपए का मदद का ऐलान किया है। इससे पहले विश्व बैंक ने 7,600 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। 16,700 करोड़ रुपए की मदद कौन देगा? तो एडीबी ने देगा। एडीबी ने आपातकाल की स्थिति को देखते हुए 16,700 करोड़ का मदद देगा तथा विश्व बैंक ने 7,600 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इसके बाद हम देखेंगे 28 अप्रैल को एडीबी ने भारत को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए $1.5 मिलियन ऋण के रूप में दिया है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए यानी 28 अप्रैल को एडीबी ने भारत को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए $1.5 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। कौन सा? तो एडीबी ने यह कहा है कि अगर आप लोग कोविड-19 प्रसार को रोकने के लिए $1.5 बिलियन इनाम के रूप में दिया है। इसके बाद मार्च 2020 में देखेंगे। चलिए हाल ही में सेबी ने शिकायत निवारण प्रणाली में शिकायत दर्ज करने के लिए निवेशकों की सहायता हेतु सेबी
सेबी स्कोर मोबाइल एप्लीकेशन जांच किया है। यानी सेबी के शिकायत निवारण में शिकायत दर्ज करने के लिए निवेशकों की सहायता हेतु शिकायत दर्ज करने के लिए निवेशकों की सहायता हेतु सेबी स्कोर्स मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया। सेबी स्कोर्स मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया गया। कौन सा? तो सेबी। किसके लिए? तो शिकायत निवारण प्रणाली में शिकायत दर्ज के संबंध में सेबी ने निवेशकों की सहायता के लिए सेबी स्कोर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसके बाद हम देखेंगे, चलिए, हाल ही में 5 मार्च 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने यस बैंक पर 1 महीने की पाबंदी लगाई। कौन से बैंक ने? तो भारतीय आरबीआई ने यस बैंक पर 1 महीने की पाबंदी लगाई तथा यस बैंक के घाटे में जाने के कारण आरबीआई ने इस बैंक में पूंजी निवेश के लिए एसबीआई बैंक को चुना। इस बैंक में पूंजी निवेश के लिए किस बैंक को चुना गया? तो एसबीआई को चुना गया है। यस बैंक को 5 मार्च 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने यस बैंक पर एक महीने की पाबंदी लगा दी। 1 महीने की पाबंदी लगा दी और यस बैंक के घाटे में जाने के कारण आरबीआई ने इस बैंक में मंजूरी निवेश के लिए एसबीआई बैंक को चुना है। चलिए, इसके बाद हम देखेंगे, हाल ही में एसबीआई ने सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस राशि की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। एसबीआई ने बैंक के सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस राशि को क्या कर दिया गया? आवश्यक न्यूनतम बैलेंस राशि को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद है, हाल ही में वित्त आयोग ने प्रशासनिक लागत को कम करने के उद्देश्य से राजकोषीय समेकन हेतु एनके सिंह समिति का गठन किया। राजकोषीय सम्मेलन हेतु एनके सिंह समिति का गठन किया जाएगा। एनके सिंह समिति का गठन किया गया। इसके बाद हम देखेंगे, हाल ही में एसआईडीबीआई भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन चलाया है। यह ट्रेन 5 जून को लखनऊ से शुरू होगी और 11 उद्यमशील शहरों से गुजरेगी। चलिए, कौन है? तो एसआईडीबीआई यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने उद्यमियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्वतंत्रता स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन प्रारंभ किया है। यह ट्रेन 5 जून को लखनऊ से प्रारंभ होगी तथा 11 उद्यमशील शहरों से होकर गुजरेगी। फरवरी देखेंगे, फरवरी में कह रहा है कि आरबीआई ने डिजिटल भुगतानों के सही आकलन के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की है। आरबीआई ने डिजिटल भुगतान के सही आकलन के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक की घोषणा की है। इसके बाद देखेंगे, सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी ओएनजीसी है। 18-19 के अनुसार सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी कौन बन गई है? तो ओएनजीसी। इसके बाद हम देखेंगे, हाल ही में नेशनल पेटेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किसे यूपीआई सेवा की मंजूरी दी है? तो व्हाट्सएप को यूपीआई सेवा की मंजूरी दी है। इसके बाद हम देखेंगे, हाल ही में किसे इस वर्ष के एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर के रूप में चुना? तो शक्तिकांत दास को एशिया प्रशांत रीजन के क्षेत्र एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर के रूप में चुना गया। एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर के रूप में शक्तिकांत दास को चुना गया। केंद्र सरकार ने किस एयरलाइन में 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की? तो इंडियन एयरलाइन में 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। इसके बाद जनवरी 2020 का हम देखेंगे, CEBR यूनाइटेड किंगडम बेस्ड सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होता है CEBR के अनुसार
CBR के अनुसार 2026 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़ विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। CBR के रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड किंगडम बेस्ट सेंटर फॉर इकोनॉमिकल एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार 2026 तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथी और विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था पर है, वर्तमान में 5वीं पर है तथा आने वाले समय में चौथी बन जाएगी। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया। उद्देश्य है इसका स्थानीय कामगारों को बाजार उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य है स्थानीय कामगारों को बाजार उपलब्ध कराना है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे RBI द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI द्वारा वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति नामक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में RBI ने बैंक को ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्र में मार्च 2020 तक अपने आउटलेट्स बढ़ाने को कहा है। इसके बाद कह रहा है कि SBI बैंक ने ATM निकासी पर OTP की सुविधा शुरू की गई है। ATM निकासी पर OTP की सुविधा क्या की गई है? तो शुरू की गई, OTP की सुविधा शुरू की गई है। चलिए दिसंबर माह का देखेंगे हम। हाँ, दिसंबर में कह रहे कि जीएसटी परिषद की 38वीं बैठक 18 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित की गई। जीएसटी परिषद की 38वीं बैठक 18 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में लॉटरी पर 28% टैक्स वसूलने का निर्णय लिया है। तो जीएसटी परिषद ने 38वीं बैठक 18 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी तथा लॉटरी पर 28% का टैक्स इस पर लगेगा, वसूलने पर लगेगा। चलिए इसके बाद हम देखेंगे राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक यानी नो न्यू कोल पॉलिसी के नए समर्थक राज्य बने। तो गुजरात व छत्तीसगढ़ नए समर्थक राज्य बने। राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक नो न्यू कॉल पॉलिसी के नए समर्थक राज्य बने, गुजरात और छत्तीसगढ़। चलिए इसके बाद IMF के अनुसार गुयाना 2020 तक दुनिया का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश बन जाएगा। IMF के अनुसार 2020 तक गुयाना जो देश है वह दुनिया का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश बन जाएगा। दुनिया की सबसे अधिक वृद्धि करने वाला देश कौन सा? तो IMF के अनुसार गुयाना। इसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2009, फ्यूचर बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 शीर्ष स्थान पर सत्या नडेला, फ्यूचर बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर शीर्ष स्थान पर सत्या नडेला तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सर्वाधिक सड़कें जम्मू और कश्मीर में बनाई गई है। सर्वाधिक सड़कें कहाँ बनाई गई है? तो जम्मू और कश्मीर में सर्वाधिक सड़कें बनाई गई है। चलिए इसके बाद अक्टूबर 2019 का देखेंगे। राजस्थान में सड़क परिवहन को अपग्रेड करने हेतु भारत सरकार ने ADB के साथ 190 बिलियन डॉलर का समझौता किया है। किस बैंक के साथ भारत ने समझौता किया है? तो ADB बैंक के साथ 190 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। इसके बाद देखिए केंद्र सरकार द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL एवं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL को महारब कंपनी का दर्जा दर्जा प्रदान किया गया। इसके पश्चात देश के महारत्न कंपनियों की संख्या 10 होगी। देश के महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। इसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा BSNL और MTNL
के सैद्धांतिक विकल्प को मंजूरी दी है। सैद्धांतिक विकल्प को मंजूरी दी है। इसके बाद हम देखेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा परमहंस योगदान की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का स्मारक सिक्का दिया। 125 रुपये का स्मारक सिक्का दिया कौन? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परमहंस योगानंद की 125वीं जयंती पर परमहंस योगानंद की 125वीं जयंती पर 125 जयंती के अवसर पर 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 11 से 13 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता व्यापार मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य भारत और विदेश सहकारिता व्यापार को बढ़ावा देने हेतु ताकि ग्रामीण और कृषि समृद्धि में प्रगति हो। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडिया बुक्स हाउसिंग और लक्ष्मी विलास बैंक के विलय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यानी इंडिया बुक्स काउंसिल और लक्ष्मी विलास बैंक के प्रस्ताव को ख़त्म कर दिया है। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट हमारा है सितंबर 2009 केंद्र सरकार द्वारा 10 सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों का विलय करके बनाने की घोषणा की है, जिसके पश्चात सार्वजनिक बैंकों की संख्या अब हो जाएगी 12। सार्वजनिक बैंकों की संख्या हो जाएगी कितना? तो 12 हो जाएगी। चलिए इसके बाद हम देखें भारत का 15वां भारत यूएस आर्थिक सम्मेलन नई दिल्ली में किया जाएगा। 15वां भारत यूएस आर्थिक सम्मेलन नई दिल्ली में किया जाएगा। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल गड़बड़ी हो गई है। प्रधानमंत्री, इसमें हम देखेंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत सर्वाधिक सड़कें जम्मू कश्मीर में बनाई जा रही है। इसके बाद हम देखेंगे अक्टूबर 2019 में देखेंगे राजस्थान में सड़क परिवहन को अपग्रेड करने हेतु भारत सरकार ने एडीबी के साथ $190 बिलियन का समझौता किया है। इसके बाद देखेंगे केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एचपी से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का इंडिया लिमिटेड यानी पीजीसीआईएल को महारथ कंपनी का दर्जा प्रदान। इसके पश्चात
देश में महारत कंपनियों की संख्या 10 होगी। चलिए, इसके बाद है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के सिद्धांत को विलय की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके बाद देखेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा परमहंस योगदान की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। किसके? तो निर्मला सीतारमण द्वारा परमहंस योगदान की 125वीं जयंती पर। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा 11 से 13 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता व्यापक मेले का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत और विदेशी सहकारिता व्यापार को बढ़ावा देना ताकि ग्रामीण और कृषि समृद्धि में प्रगति हो सके। इसके बाद देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडिया बुक्स काउंसिल और लक्ष्मी विलास बैंक के लिए विलय के प्रस्ताव को जारी किया है। इसको दोबारा दोस्तों पढ़ रहे हैं, फिर से देख लीजिएगा। केंद्र सरकार द्वारा 10 सार्वजनिक सेक्टर के बैंकों का विलय यानी 4 बैंक बनाने की घोषणा की है। 10 गो सार्वजनिक सेक्टर के बैंक को मिलाकर के 4 बैंक बनाने की घोषणा की गई, जिसके पश्चात सार्वजनिक बैंकों की संख्या अब 12 होगी। 15वां भारत यूएस आर्थिक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। चलिए, इसके बाद यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम यहीं पे हमारा आर्थिक क्रिया सब आर्थिक घटनाक्रम समाप्त होता है दोस्तों। इसके बाद हम रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी के घटनाक्रम को हम लेकर आएंगे। तब तक